हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे आगे। हम पढ़ा दिए थे सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब उसके आगे हम आगे देख लो तो परपथ में धारा, तो ये हम पढ़ चुके हैं। V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर, ये होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो इसमें देख लो, परंतु V बराबर क्या होता है? परंतु V बराबर क्या होता है? आई आर। परंतु V बराबर क्या होता है? आई आर। जिससे ये है, पता ये सेल है, ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कोई बाह्य परपथ है R। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। इसका विद्युत वाहक बल E है। तो इधर धारा बह रही है I। तो धारा, तो V बराबर क्या होगा? आई आर। इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच अंतर कितना है? V है। तो V बराबर क्या होगा? आई आर होगा। तो यहाँ आई आर बराबर E माइनस आई आर। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? E। I कॉमन आ रहा तो क्या हुआ? R प्लस के R बराबर क्या हो जाएगा? E। तो I बराबर क्या होगा? E बट्टे R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। तो परपथ में धारा हो गई। तो I बराबर क्या होगा? E बट्टे R प्लस स्मॉल r। अब आया सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तो फार्मूला यही है। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। क्या होता है? E माइनस आई आर। E माइनस आई आर। और I बराबर क्या होता है? क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है, तो I बराबर क्या होगा? V बट्टे R। परंतु I बराबर क्या हुआ? ओम के नियम से I बराबर क्या होगा? V बट्टे R। तो यहाँ पर I की जगह I का मान लगा देंगे, तो क्या हुआ? E माइनस V बट्टे R इंटू स्मॉल r। ये इधर आ जाएगा तो क्या हुआ? V बट्टे R इंटू स्मॉल r बराबर E माइनस V। अगर R का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये R ऊपर जाएगा, कैपिटल R, और E माइनस V बट्टे V। तो यहाँ से देखो, स्मॉल r का मान निकालें तो कैपिटल R उधर चला जाएगा और V आ जाएगा नीचे। तो क्या हुआ? R बराबर R E बट्टे V माइनस V बट्टे V। तो ये तो कट गया। तो क्या हुआ? स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? R E बट्टे V माइनस 1। तो ये हुआ सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस पर न्यूमेरिकल होंगे, इस पर भी होंगे, इस पर भी होंगे। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हुआ? R बराबर कैपिटल R इंटू E बट्टे V माइनस 1। अब देखो, अब ये छोटी सी एजेंट डालो, विद्युत वाहक बल का चिन्ह कैसे देखते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है? इसका विद्युत वाहक बल E है। इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। इसका विद्युत वाहक बल E है। तो यहाँ से देखो, अगर हमें रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर चलते हैं, किधर? रेड से धन की ओर। तो रेड से धन की ओर, रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं। कैसा लेते हैं? अगर इधर चल रहे हैं तो कैसा लेंगे? इसका मान
धनात्मक लेंगे। दूसरा देख लो, अगर इधर चल रहे हैं इधर, तो इसका मान कैसा लेंगे? ऋणात्मक। कैसा लेंगे? ऋणात्मक। तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लेते हैं। तो इसको याद रखना, अगर हम इधर से ऋण प्लेट से, ये धन प्लेट है और ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, तो हम ऋण से धन की ओर अगर आ रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का मान कैसा लिया जाएगा? धन। अगर धन से ऋण की ओर चल रहे हैं, किधर चल रहे हैं? धन से ऋण की ओर चल रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। तो इसको उतार लो। अब हेडिंग डाल लो एक, ये आता है विद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, ये पूछा जाता है IMP, लिख लो इसको। ये आता है कई बार एग्जाम में पूछा, वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। तो इसमें तो ये उतार लिया होगा। तो इसमें लिख लो फर्स्ट, वैद्युत परपथ संबंधी वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? धारा का नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा धारा का नियम। तो ये क्या होता है? किसी वैद्युत परपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो ये समझ में आया? किसी वैद्युत परपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात, तो एक बार फिर लिख लो, सिग्मा I बराबर 0। किसी वैद्युत परपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे ये कोई संधि है, यहाँ पर ये धारा आ रही है I1, ये आ रही है I2, ये आ रही है I3, और ये धारा जा रही है दूर I4, और ये जा रही है I5, ये दूर जा रही है। ये संधि है। संधि का मतलब जंक्शन, जहाँ कई धाराएं मिलती हैं। जैसे हाँ, तो ये देख लो I1 I2, तो ये संधि की ओर आ रही हैं और ये संधि से दूर जा रही हैं। तो ये तब क्या होगा? तो सिग्मा I बराबर 0 होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस, या ऐसे ही लिख दो 0।
तो किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, अर्थात संध की ओर अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसमें नीचे लिख लो संध की ओर आने वाली धाराएं कैसी होती हैं, धनात्मक, तथा संध से दूर जाने वाली धाराएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक। तो ये आ रही है तो I1 + I2 + I3 बराबर क्या होगा, I4 + I5। तो I5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 + I2 + I3 बराबर I4 + के I5। ये भी कर सकते हैं, अर्थात जितना ये धारा इधर आ रही है उतनी धारा इधर जा रही है, या हम ये कह सकते हैं आवेश जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। सही है। तो आवेश कैसे होते हैं, यहाँ पर आवेश कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, यह नियम नोट करके लिख लो, नोट में नंबर 1, यह नियम, पहला नियम, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक आध नंबर का पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। नंबर 2 लिख लो, संध की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संध से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती हैं। तो ये उतार लो। उतारो, जल्दी उतारो। हो गया ये। अब हेडिंग डाल लो। इसको क्या कहते हैं, वोल्टता का। ये दूसरा वैद्योपरपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम है वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, लिख लिया होगा। वोल्टता का नियम। तो ये देखो, एक बंद पास, इसमें एक शब्द आएगा बंद पास। तो बंद पास क्या होता है, जो पूर्ण रूप से बंद हो। जैसे ये कोई सेल है, पहले फिगर देख लो, ये कोई सेल है, ये इसका ये इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, इसे R1, और इस सेल का विद्युत वाहक बल E1। सही है। एक और मान लो ये सेल है और ये प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध R2, और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E2। एक यहाँ प्रतिरोध हम जोड़ दे रहे हैं, ये हुआ R3। ये प्रतिरोध कितना हुआ, R3। तो ये बंद पास हो गया। एक बंद पास ये पूर्ण रूप से बंद हो, एक बंद पास ये और एक बंद पास ये। तो इसमें धारा किधर बहेगी, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, ऋण प्लेट से धन प्लेट I1। और इसमें धारा कितनी होगी, I2। इसमें धारा कितनी होगी, I2। I1 इधर से आएगी, I2 इधर से आएगी, तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I1 + I2। इसमें कितनी होगी, I1 + I2। इसमें कितनी होगी, I1 + I2। और इसमें कितनी होगी, I2। और इधर कितनी होगी,
I1 ये होगा। इधर डाल लो R1, तो एक बंद पास ये हो गया एक, और दूसरा बंद पास ये हो गया। तो इसका नियम का वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? वोल्टता का नियम। किसी वैद्युत परपथ के किसी बंद पास में, किसी वैद्युत परपथ के किसी बंद पास में धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। एक बार फिर देख लो, किसी वैद्युत परपथ के लिखना चाहो लिख भी सकते हो। किसी वैद्युत परपथ के किसी बंद पास में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर क्या होगा? सिग्मा ई। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो ये समझ में आ गया। एक बार और देख लो, किसी वैद्युत परपथ के किसी बंद पास में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल उसमें उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब देख लो, पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, धारा की दिशा में जिधर धारा बह रही है उस दिशा में ये बंद पास लेंगे, बंद पास एक में। तो यहाँ पर लिख लो बंद पास एक में। तो धारा की दिशा में आई और आर का गुणनफल कैसा होता है? प्लस का। तो I1 R1, देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में सही है। इधर ऐसे है, ये इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो I1 R1, धारा की दिशा में I1 R1। अब इधर आ जाओ, यहाँ कैसे हो गए? धारा के विपरीत दिशा में हम ऐसे आएंगे बंद पास में, ये घुमा दिया, तुम ऐसे भी घुमा सकते हो, हमें ऐसे घुमाया है। तो इधर चलेंगे तो देखो धारा इधर बह रही है, लेकिन हम किधर जा रहे हैं? इधर। तो ये कैसा होगा? -I2 R2 बराबर, यहाँ देखो ये रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर चल रहा है। तो रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर चलने पर इसका मान कैसा होगा? विद्युत वाहक बल का मान अभी बता के गए कैसा होगा, पिछले वीडियो में बताया था। ये कैसा होगा? ऋण से धन की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान होता है धनात्मक, और धन से ऋण की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये आया I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। बंद पास दो में क्या होगा? इस तरीके से हम चल रहे हैं, इस तरीके से। तो देखो ये धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो क्या होगा? I1 प्लस I2 इंटू R3। इसमें धारा कितनी है? I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू R3। अब इधर आ जा, ये भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो प्लस I2 R2 बराबर, ये ऋण से धन प्लेट की ओर चल रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा? E2। तो ये वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये है वैद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यही इससे अब इसमें कुछ नोट में लिख लो, बस किरचॉफ का नियम आएगा तो यहीं तक लिख देना। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
पहला आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर था, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा लिख लो, धारा तथा प्रतिरोध, धारा की दिशा में ऐसे लिखो, धारा की दिशा में I तथा R का गुणनफल धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तीसरा लिख लो, धारा की विपरीत दिशा में I तथा R का गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो ये हुआ वैद्योपरपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। अब आगे आ जाओ, आज व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। सेतु का सिद्धांत, पहले ये देख लो, ये आता किस काम में है, तो इसकी सहायता से ये किस काम में आता है, इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब सिद्धांत देख लो, इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से सिद्धांत लिख लो, ये नोट में लिख लेना कहीं ऐसे, यहाँ सिद्धांत लिख लो, यहाँ से सिद्धांत लिखो। यदि हम चार प्रतिरोधों को, ये देख लो, बना भी लो, यदि हम चार प्रतिरोधों को, ये बना लो, ये कितना है P, इससे डाल ले रहे हैं Q, इससे डाल ले रहे हैं R, इससे डाल ले रहे हैं S, तो यहाँ से धारा कितनी गई I, यहाँ जाते ही धारा दो जगह बढ़ जाएगी, इधर कितनी हो जाएगी I1, इधर कितनी हो जाएगी I2, इधर कितनी होगी I1, इधर कितनी होगी I2। ये धारा मापी है G, इससे डालो A B C D। अब देखो सिद्धांत में लिख लो, यदि हम चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि चारों क्या बनाएं, एक चतुर्भुज बनाएं। सिद्धांत में लिख लो, यदि हम चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि चारों प्रतिरोध मिलकर, यदि हम चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि चारों एक चतुर्भुज बनाएं, कि चारों मिलकर क्या बनाएं, एक चतुर्भुज बनाएं। यदि एक विकर्ण में हम क्या जोड़ दें, धारामापी, तथा एक विकर्ण में एक सेल जोड़ दें और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करें
कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, कोई हलचल न हो, तब किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। एक बार फिर देख लो, लिखना चाहो लिख सकते हैं। यदि हम चार प्रतिरोधों को लेकर यदि हम चार प्रतिरोधों को, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हैं। यदि हम चार प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि चारों मिलकर एक चतुर्भुज बनाएं, यदि उनके एक विकर्ण में एक धारा मापी जोड़ दें तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दें और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो इस संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अर्थात P/Q बराबर R/S। अर्थात P/Q बराबर क्या हो जाएगा? R/S। अब इसका प्रूफ देख लो। निगमन, माना चार प्रतिरोध, P, Q, R, S एक चतुर्भुज ABCD की क्रम से भुजाओं AB, BC, AD तथा DC द्वारा निरूपित हैं। DC द्वारा निरूपित हैं। माना चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज ABCD की क्रम से भुजाओं AB, BC, AD तथा DC द्वारा निरूपित हैं। यदि BD में धारा मापी तथा विकर्ण AC में एक सेल जोड़ दें और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, तब इस संतुलन की अवस्था में बिंदु P व D एक ही विभव पर होंगे, तब एक ही विभव पर होंगे। यहाँ पर भी लगा सकते हो कोई, एक ही विभव पर होंगे, तब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी, तब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी। तो ये समझ में आ गया। माना चार प्रतिरोध P की एक चतुर्भुज की भुजाओं के द्वारा निरूपित है, या BD में एक धारा मापी और AC में एक सेल जोड़ दें और चारों प्रतिरोधों को इसका समायोजित करें कि धारा मापी में विक्षेप शून्य हो, तब इस संतुलन की अवस्था में B व D एक ही विभव पर होंगे। B और D कैसे होंगे? एक ही विभव पर होंगे, तब धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी, इसमें कोई धारा
नहीं बहेगी। अब देखो, अब इसका देखो, ये बंद पास 1 डाल लो और ये बंद पास 2 डाल लो, सही है। तो किरचॉफ के बंद पास 1 में, बंद पास 1 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? I1 इंटू पी। देखो धारा की दिशा में ये बंद पास से ऐसे चला दो इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से चला दो, या ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इधर से घुमा दो। तो धारा की दिशा में I1 और P का मान कैसा होता है? धनात्मक। और विपरीत दिशा में कैसा होता है? इसमें धारा ऐसी बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस I2 इंटू आर। I2 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस पर कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1P बराबर I2 आर, समीकरण डाल लो 1। बंद पास 2 में, बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से देख लो। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो इसमें देख लो, ये इसमें I1Q बराबर, यहाँ देखो इसकी दिशा में आ रहे हैं तो ये धारा की दिशा में, तो ये कैसा होगा? प्लस, और इसमें विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो क्या होगा? माइनस I2S बराबर 0। इधर क्योंकि इसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 0। तो I1Q बराबर I2S, समीकरण 2, 1 में 2 से भाग करने पर, तो I1P बट्टे I1Q बराबर I2R बट्टे I2S। तो I2 से I2, I1 से I1, तो P बट्टे Q बराबर क्या हुआ? R बट्टे S। तो यही तो था, किन्हीं 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात से 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हो गया, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही आ गया। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और शेष अगले वीडियो में